एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत का, जहां मुस्लिम वोटों पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। 2027 का ट्रेलर शुरू हो गया है, असली लड़ाई अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में 2027 की लड़ाई अभी दूर है दरअसल, लेकिन सियासी घमासान उससे कहीं तेज हो चुका है। बहराइच के मटेरा से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है और ओवैसी ने इंडिया गठबंधन की बिसात पर नई चाल चली है और सीधा दांव मुस्लिम वोटों को लेकर खेल दिया है। ओवैसी का संदेश साफ है, अब मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, सत्ता में बराबर की हिस्सेदारी भी मांगेगा। और यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यूपी की मुस्लिम राजनीति में एक नए ध्रुवीकरण की दस्तक है। ओवैसी खुलकर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेतृत्व को सीमित रखा है। उनका आरोप है कि आजम खान के बाद किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को उभरने नहीं दिया गया और ऐसे में AIMIM खुद को मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की नई आवाज के रूप में पेश कर रही है। ओवैसी को मौसमी नेता बताकर अखिलेश यादव भले ही खतरे को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि अगर मुस्लिम वोटों में मामूली सेंध भी लग गई तो PDA की पूरी सामाजिक इंजीनियरिंग पर बड़ा असर पड़ सकता है। मामूली सेंध से बड़ा असर। मुस्लिम वोटों की लड़ाई के बीच सपा की मुश्किल बढ़ाने वाला बयान उनकी ही पार्टी के सांसद जावेद अली ने दे दिया है। जावेद अली ने बीजेपी को बुरा बताते बताते बहुसंख्यक हिंदू समाज को ही जहरीला बता दिया। सपा सांसद जावेद अली के हिंदू समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान ने विपक्ष को असहज कर दिया है। भाजपा इसे सपा की तुष्टीकरण की राजनीति का बड़ा सबूत बता रही है। एक तरफ ओवैसी बाहर से चुनौती दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस भीतर से दबाव बना रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का दो टूक संदेश आया है कि भीख नहीं, सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए। यानी 2027 से पहले सीटों का गणित ही गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा बनता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने सहयोगियों को बड़ा दिल दिखाने की नसीहत दी थी, लेकिन कांग्रेस ने उसी तीर को पलटकर छोड़ दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का जवाब आया है कि कांग्रेस ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, अब दूसरों की बारी है, यानी कि अब अखिलेश यादव की बारी है। और इससे साफ है कि सीटों की सौदेबाजी अभी लंबी चलने वाली है। कांग्रेस की यात्राएं और जनसंपर्क अभियान सिर्फ संगठनात्मक कवायद भर नहीं है, संदेश ये भी है कि पार्टी अब सिर्फ सपा की जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने दम पर राजनीतिक जमीन भी तलाश रही है। और यही वजह है कि सीटों की मांग अब पहले से भी कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई है। जहां विपक्ष सीटों, हिस्सेदारी और वोट बैंक की राजनीति में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं बीजेपी सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, कल्याणकारी योजनाएं भाजपा के चुनावी नैरेटिव की धुरी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल 3 मोर्चे खुलते हुए दिख रहे हैं। एक, सपा कांग्रेस के बीच सीटों का संघर्ष, दूसरा मुस्लिम वोटों पर ओवैसी की सेंधमारी और तीसरा भाजपा का विकास बनाम विपक्ष का सामाजिक समीकरण। फिलहाल यूपी की सियासत में दोस्ती से ज्यादा चर्चा हिस्सेदारी और नेतृत्व की हो रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है, बल्कि वोट बैंक के वर्चस्व का भी है। तो जैसा कि हमने कहा कि विकास की बात कर रही है योगी सरकार, CM योगी माफियाओं और जमीन कब्जाने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और देखो, DGP भी कब लेके आए, जिस दिन रिटायरमेंट के ठीक समय में वो मेरे पास एक फाइल लेके आए, तो मैंने कहा ये क्या है। मैं सोचा कि हो सकता है कि अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे, तो मैंने कहा ये क्या है। उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है, लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब। मैंने कहा बस अब मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। फिर वहां पे अगले दिन हमारा बुलडोजर पहुंच गया था। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी PDA और अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी PDA के साथ और जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो PDA और गठबंधन के साथ चुनाव तो लड़ रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके ही नेता किस तरह से
दिक्कत में डाल रहे हैं विपक्ष को और समाजवादी पार्टी को। जावेद अली जो उनके सांसद हैं वो किस तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं को जहरीला बता रहे हैं, आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। तो कांग्रेस नेता इमरान मसूद का कहना है कि सीट शेयरिंग के बारे में बैठक करके बात की जाएगी। देखिए, मुझे मांगना और देना ये दोनों समझ में नहीं आता। कोई मांगेगा क्यों और कोई देगा क्यों? तो होता है तो टेबल पर बैठ करके तय किया जाता है कि हमको क्या करना है। इन शब्दों के ऊपर मुझे एतराज है। आज के माहौल के अंदर, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो जिस तरीके से लड़ाई राहुल जी लड़ने का काम कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि बंगाल के बाद अब सोचने का समय नहीं है, अब एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ने का समय है। तो राजनीतिक शब्दावली से ऐतराज जरूर हो सकता है, लेकिन बड़ा पार्टनर देता है और छोटा पार्टनर सीटें मांगता है। ये हमेशा से सियासत में होता रहा है। अब अगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कोई देगा क्यों और हम लेंगे क्यों, तो यानी हिस्सेदारी बराबर की मांग रहे हैं। और शायद यही जो हिडन एजेंडा जिसकी बात हम कह रहे हैं कि खबरों के पीछे की खबर हम आपको बताएंगे, वो ये इन बाइट से समझने की कोशिश करिएगा। अब AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अब मुस्लिम समुदाय दरी नहीं बिछाएगा, मुस्लिम समुदाय हिस्सेदारी चाहिए उसको। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अनिरुद्ध जी हमारे। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर निखिल खत्री जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे रिपोर्टर विकास सिंह इस वक्त हमारे वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ से, वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास के पास जाएंगे। विकास, किस तरह से आप देख पा रहे हैं जो ये पूरी सियासत है, खासतौर पर मुस्लिम वोटों की को लेकर के घमासान मचा हुआ है, किस तरह से इसको देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जब आप राजनीतिक दलों के बीच में जा रहे हैं, उनके रिएक्शंस? और दूसरी बात ये कि ये जो जहरीले बोल हो जाते हैं बीच में, ये कितनी मुश्किल में डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी को या जो विपक्षी दल हैं उनको? आप मुझसे पूछ रहे निखिल जी? नहीं, मैं विकास सिंह हमारे संवाददाता है, मैं सीधे पहले ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा हूं उनसे, वो बताएंगे जी। विकास, आप हमें सुन पा रहे? चलिए विकास के पास हम चलेंगे थोड़ी देर में। विकास तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा नेटवर्क पे दिक्कत है। लेकिन मैं विनोद जी के पास आऊँगा। विनोद जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी खबर को कि जब मुस्लिम वोटों को लेकर घमासान एक तरह से छिड़ रहा है? अखिलेश यादव भले ही ये कह रहे हैं कि मौसमी नेता हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। निखिल, अभी तक के जो बयान आपके सामने में है वो सीधे सीधे ये दिखा रहा है, ये बंगाल का इलेक्शन का ये पोस्ट आप कह सकते हैं कि आफ्टर मैथ है। कि आप सीधे देखिए कि ये पूरे नेताओं, जो भी जज पार्टी के नेता हों बीजेपी को छोड़ के, ये सारे पार्टियों नेताओं की जब अगर कवायद देखते हैं तो उनके पीछे बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट है। अब उन्होंने इस बात को मान लिया है इस तरीके से कि बीजेपी के जो चुनाव स्ट्रेटेजी है जी, उस स्ट्रेटेजी को आप इस साधारण तरीके से चुनाव में गणित पीडीए कह के और कुछ सामाजिक समीकरण बना के नहीं ध्वस्त कर सकते हैं जी, क्योंकि ये बीजेपी की जो बंगाल की जीत है वो इतना अनबेलेबल है कि शायद ही कोई राजनीतिक पंडित ने अभी तक की कोई भविष्यवाणी की होगी कि बीजेपी इतने बम्पर वोटों से और इतने बम्पर सीट लेके आई होगी जी। तो ये बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है और ये रणनीति है, और इसके बाद उसके कार्यकर्ताओं का और उसका जो लगन और उसकी मेहनत है, तो आप उसको देखिए कि वही सीधा सीधा वो ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है यूपी के इलेक्शन में। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अब भी शुरुआत की है पिचिंग
जी। तो इलेक्शन के पिचिंग में वो जहां भी बोल रहे हैं, अभी आपने जो माफिया का एक बाइट सुनाया था, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये हमारा प्रिय विषय है जी। और यही बात लोगों को यूपी में दिल से उतरता है, दिल में सीधा जी। कि अगर योगी राज ने भय मुक्त करने के लिए माफिया का और जमीन कब्जा का जी। इससे लोगों को आश्वस्त किया गया कि अगर तुम्हारे की अपनी जमीन है तो कोई कब्जा नहीं कर सकता और इसको इंश्योर किया। तो ये जो बाबा योगी का जो बुलडोजर है, जिसकी बात वो कह रहे थे कि अगले दिन हमने बुलडोजर भेज दिया जी। तो ये जो इकबाल सत्ता की है यही यूपी में मिसिंग थी जी। तो आज अगर ये सत्ता की मिसिंग जो इकबाल थी उसको लेके अगर योगी आदित्यनाथ एकदम फ्रंट पे हैं और बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है और पूरे इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से एक वोट बैंक को लेके जिस तरह के आप देख रहे हैं घमासान मचा है, तो वो सिर्फ खेल है अपनी अपनी हिस्सेदारी। तो आप 4 महीने जब तक अपनी अपनी हिस्सेदारी के लिए बात करेंगे तब तक बीजेपी इस रणनीति में काफी आगे बढ़ चुकी होगी, ये बात पक्की मान लीजिए। ठीक है। निखिल खत्री जी, सत्ता का इकबाल मिसिंग है ऐसा कहना है विनोद मिश्रा का, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि दरअसल सारी ये जो होड़ है ये मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के है और यही वजह है कि उसमें हिस्सेदारी अब ओवैसी भी मांगने लगे हैं, कांग्रेस भी अपना आंखें तरे रही है क्योंकि उसको मालूम है कि सपा की ये मजबूरी है कि वो कांग्रेस को साथ लेकर जाएंगे ही, क्योंकि मुस्लिम वोटों को एक रखना है। सबसे पहले निखिल जी, अभी साथी पैनलिस्ट बात बोल रहे थे अपराध मुक्त की, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो मैं इनकी बात पूरी कर दूं। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं, उत्तर प्रदेश इस समय अपराध फुल है। हर समय हम देखते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर कटिंग में भी, हर सोशल मीडिया के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश में कितना अपराध चल रहा है, कोई अपराध पर लगाम नहीं है। और ये सरकार तो माफियाओं की सरकार है। जो माफिया योगी जी के पैर पकड़ेगा वो बच जाएगा, जो माफिया योगी जी को आंखें दिखाएगा वो मारा जाएगा। ये इस समय सरकार का उद्देश्य चल रहा है। और हम तो फेक एनकाउंटर्स पर ही, हम तो पुलिस वालों पर कुछ बात करने चाहेंगे का टॉपिक ये है। और दूसरी बात, अगर आप निखिल जी अगर आप ओबीसी जी की बात करें तो ओबीसी जी का सम्मान हम भी करते हैं। 1927 से जो पार्टी बनी है, लगभग 98 साल इस पार्टी को हो गए हैं। इस पार्टी ने कई चुनाव लड़े, पहले आंध्र प्रदेश में लड़े, फिर तेलंगाना में लड़े। और तेलंगाना में जो इस समय जो इनकी संख्या वाले 119 जहां पर संख्या है तेलंगाना विधानसभा की, इनके अभी मात्र 7 विधायक हैं और 7 विधायक से आज तक ये कभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब कोई ये बोलेगा कि भैया जो मुस्लिम समाज की सीटें हैं उन पर ओवैसी साहब अपना मुरूद जमाए हुए हैं, तो भैया तेलंगाना में मुस्लिम समाज की सीटें भी कम से कम 20 हैं, कम से कम 20 है। तो ये तो कम से कम 50% भी सीटों पर नहीं है। तो बात इस पर होनी चाहिए, आदमी को पहले अपने घर से मजबूत होना चाहिए और फिर आदमी को गली मोहल्ले शहर में जाना चाहिए। ओबीसी साहब की तो हम बात नहीं समझ पा रहे हैं। जो 17 में चुनाव लड़े 38 सीटें लेकर आए, फिर 22 में लड़े 96 सीट लेकर आए, हालांकि कोई उनको कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे इनका लोकसभा का हाल है, कहीं एक सांसद है तो कहीं इनके 2 सांसद है। वैसे तो बात अगर इस पर करी जाए तो ओबीसी साहब पहले अपने तेलंगाना में जो उनके जिनके लिए वो बातें करते हैं या जिनके लिए बातें करना चाहते हैं अल्पसंख्यक मुसलमान समाज की, तो कम से कम उनकी तो बातें सुने। ठीक है, अपने दर्शकों को एक खबर फिलहाल जो बेहद महत्वपूर्ण है वो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस के एवियन पहुंच चुके हैं। G7 समिट के आयोजन स्थल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत G7 के सेक्रेटरी जनरल ज्यां पेरे एज़्वाजदियोरिन ने किया। समिट के दौरान पीएम मोदी G7 नेताओं के साथ साथ आमंत्रित सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और G7 समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एवियन पहुंचे हैं। G7 समिट के आयोजन स्थल पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया और इस स्वागत में सेक्रेटरी जनरल जो G7 के सेक्रेटरी जनरल हैं, जनरल ज्यां पेरे एज़्वाजदियोरिन, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री का। और ये समिट बेहद महत्वपूर्ण है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी G7 नेताओं के साथ साथ आमंत्रित सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी और सभी की निगाहें इस G7 की बैठक पर पहुंची हैं। अब तक भारत ने 13 G7 की बैठकों में शिरकत की है, जिसमें 7वीं बार प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इस बैठक में शिरकत करने के लिए लगातार। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक भी और प्रधानमंत्री का इसमें
सम्मिलित होना भी। भारत का पक्ष भी रखेंगे, जो यहाँ पर आमंत्रित देश है, जो सहयोगी देश हैं, उनके साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। और आज के समय में जब दुनिया में कई हिस्से युद्धग्रस्त हैं और युद्ध की चुनौती से जूझ रहे हैं, युद्ध विराम घोषित होते हैं लेकिन कई बार लागू नहीं हो पाते हैं, और ऐसे समय में किस तरह से विश्व को एक बेहतर जगह बनाया जाए रहने के लिए, किस तरह से शांति कायम रखी जाए, क्या कुछ उपाय हो सकता है पूरी दुनिया की तरक्की का, और मानवता को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए दुनिया के जो शीर्ष नेता है तमाम देशों के, G7 समूह के साथ साथ उसमें आमंत्रित देशों के नेता भी हैं, वो सब मिल बैठेंगे, बात करेंगे और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त G7 समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर पहुंच चुके हैं। G7 समिट के आयोजन स्थल पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया और इस स्वागत समारोह में G7 के सेक्रेटरी जनरल जॉन-पियरे एज़वाज़ दौरियन शामिल रहे। समिट के दौरान पीएम मोदी G7 नेताओं के साथ साथ आमंत्रित सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद अनुरुद्ध पे चले जाना, इसके बाद अनुरुद्ध पे सीधे चले जाना। तो बेहद महत्वपूर्ण और सशक्त तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इसके साथ ही हम एक बार वापस अपनी चर्चा पर लौटेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत पर चर्चा हो रही थी, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और मेरी बात पूरी हो जाए निखिल जी। चलिए अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, फिर मैं आऊंगा अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास जी। और ज्यादा सर जो आपने बात कही निखिल जी, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिक्कत आपको कांग्रेस भी दे रही है। अब आपको कितनी सीटें देनी है वो आंखें तरे रहे हैं, आप उसको भले ही ना माने लेकिन दुनिया इसको देख रही है। नहीं, जब से ओवैसी साहब जब से बहराइच में आई है, पता लगा है निखिल जी उनकी पार्टी का ही बंटवारा हो गया है। बताइए, लोग पूछ रहे भाई असीम वकार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है आमीम के, जो वोट नंबर 2 पर पार्टी माना जाता है उनको, वही गायब थे और वही उनकी तलखियां बढ़ रही। तो कम से कम अपनी पार्टी देखकर बात कांग्रेस की है, हमारा गठबंधन तो हो जाएगा और जो भी एक समाजवाद की लड़ाई लड़ना चाहता है, जो भी एक न्याय का प्रतीक समाज में लाना चाहता है, वो गठबंधन में आएगा। पर तो हो सकता है वो भाई अपनी शक्ति इसलिए भी दिखा रहे हो कि वो आपके गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो पावर तो इसलिए दिखा रहे हो कि आपके गठबंधन में शामिल होना चाह रहे हो। माननीय अखिलेश यादव जी से बड़ा दिल मैं समझ नहीं पाता हूं कि किसी भी राजनेता का नहीं है। सबसे ज्यादा सीटें पीछे चुनाव में जब कांग्रेस गठबंधन तो माननीय अखिलेश यादव ने दी, अपने से ज्यादा सीट बहन जी को दी थी लोकसभा चुनाव में, तो सबसे बड़ा दिल तो माननीय अखिलेश यादव जी का है। पर कम से कम जो ठगबंधन वाले जो दूसरी साइड वाले हैं उनके ऊपर बात होनी चाहिए। बताओ, डॉक्टर संजय निषाद जी सरकार की सरेआम आलोचना कर रहे हैं, राजभर जी आलोचना कर रहे हैं, जयंत चौधरी आलोचना करते थे। ये सब आपके साथी थे कभी, लेकिन ये सब भी तो आपके साथी थे सर कभी, तो इसलिए तो बात तो वही होगी, तो बात तो बिल्कुल वही है। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में किस मुंह से जा रहे बताइए? जो कार्यकर्ताओं के बारे में बीजेपी वाले क्या बोलता था उनको बताइए मंत्री बना दिया, जो सरकार के बोल रहे तुम फेक एनकाउंटर कर रहे बताइए उन पर भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। तो निखिल जी बातें उनकी छोड़ दीजिए और बातें अगर हमारे गठबंधन की है तो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बी टीम जो अमीम को बोलते हैं ये खुद ही भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं। क्योंकि जब भी ओवैसी साहब जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो साफ तौर पर वो मुस्लिम समाज की वोटिंग की बात करते हैं, तो किनकी वोट काटेंगे ये सभी जनता समझती है। ठीक है, जनता इस समय इतनी जागरूक हो चुकी है और जनता बिल्कुल इनको उत्तर देगी। और ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। ठीक है निखिल जी, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अनिरुद्ध जी जवाब दीजिए भाई, ये कह रहे हैं कि जनता आपको समझ चुकी है और इलेक्शन आएगा तो जवाब देगी। ये सारी चीजें मुस्लिम वोट बैंक जो है उसका वोट काटने के लिए ये सारी चीजें तैयारी की जा रही है ओवैसी जी की तरफ से। निखिल जी, सबसे पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी बनते हैं
तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हो चाहे गुड गवर्नेंस हो, वो प्रगति के पथ पे पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हुआ करती थी 2000 गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, यहाँ की पुलिस जो है केवल भैंस ढूंढा करती थी, उससे मजबूर होकर यही काम कराया जाता था। आज माफियाओं की स्थिति क्या हो गई, सारी चीजों की स्थिति आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से सुधर गए, इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात होती है कि इनके साथ में 3 लोग हैं, एक तो जूनियर जिन्ना है ओवैसी, दूसरे हैं नमाजवादी पार्टी वाले, अभी वो हिंदुओं को जहरीला बता रहे हैं, तमाम गालियां दे रहे हैं। गलत नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पर गलत नहीं बोलेंगे निखिल जी, गलत नहीं बोलेंगे, वो औरत बोलेंगे तो एक मिनट निखिल जी अपनी बात उनको पूरी करने दीजिए। निखिल जी एक गलत बात है, निखिल जी गलत बात है, निखिल जी गलत बात है। एक मिनट अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए, अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए, अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए, अनिरुद्ध जी आप शांत हो जाइए। निखिल जी देखिए गलत बात है ये, आप फिंगर रेस करिए, सुनिए तो। अरे वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बीच में नहीं बोला है, इसलिए आप अपनी बारी का इंतजार करिए। सर वो गलत बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं वो आप बताइएगा। कुछ बोले हम इनकी बिल्कुल ऐसी भाषा हम बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। कौन अगर वो गलत बोल रहे हैं तो जो भी बोल रहे हैं आप उनका जवाब दीजिएगा। अनिरुद्ध जी जल्दी से कंप्लीट करिए और अपनी भाषा अगर उनको गलत लग रही, देखिए भाई भाषा ठीक रखिएगा सभी लोग अपनी। जल्दी निपटा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी निपटा रही, वैसे इस डिबेट में निपटाते चले जा रहा हूँ, विद इन सेकंड निपट जाएंगे ये। इनकी स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको राय है, उत्तर प्रदेश में जनता ने आपको 400 पार कर दिया है, 400 पार हो गए ना, 400 पार हो गए ना, 400 पार जनता ने कर दिया ना, तो आपका सारा अहंकार जनता ने चकनाचूर किया। और अपनी मर्यादा में बात कीजिए, सबसे ज्यादा जुमलेबाज है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आप है। तो कहते हैं हम साथ साथ नहीं है, राज्य के चुनाव में आएंगे हम आपके कौन है, दिल्ली पहुंचे कहेंगे हम साथ साथ हैं। इनका रिलेशन जो है तो आपके साथ ही है, ये तो आपके साथ ही है। अभी आप देखिए कोई भीख मांग रहा है, कोई कह रहा है हम दरी नहीं बिछा रहे हैं, कोई कह रहा है हिंदुओं को जहरीला बता रहा है। तो इन तीनों लोगों का कुनबा देख लीजिए कि भानुमति कुनबा इनका बिखर गया है, मतलब सूज में कपास जुलाहे में लट्ठे में लट्ठा, ये स्थिति इनकी हो चुकी है। इनको विपक्ष की आने वाली सीटें इतनी मिलने हैं कि ये विपक्ष में विपक्ष के नेता बनने की हालत में नहीं रह जाएंगे। ऐसे हिंदुओं को गाली देते रहे, जहरीला बोलते रहे लोग। मुलायम सिंह यादव भी यही बोलते थे कि अगर जरूरत पड़ जाती थी हम कितने लोगों को हम गोली से मारे भाई। कितना झूठ बोलेंगे आप, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता व्हाट्सएप से सोर्स में निकल कर लाते हैं। ठीक है सर, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए सर, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। निखिल जी आप बीच बीच में लगातार उनको बोलते रहे, मैं विकास आपके पास आऊंगा। नहीं, अगर आप बीच में अगर आप शांत रहते नहीं, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया सर, जब आपसे मैंने कहा कि आप शांत रहिए, आप बिल्कुल चुप नहीं हुए, तो ये पॉलिसी नहीं चलेगी कि आप अपना बोल लें, सारे लोग शांत होकर सुने, उसके बाद जब दूसरे के बोलने की बारी आए आप लगातार उसके ऊपर रनिंग कमेंट्री करते रहें ताकि दर्शकों को सुनाई ना पड़े क्या कुछ कह रहे हैं। तो सर ये स्ट्रैटेजी अब इस तरह से नहीं चलेगी कि मैं फिर आपको अलग से समय दूं और सारे लोग शांत होकर सुनते रहें। तो इसलिए आई एम सो सॉरी, आप अभी अपनी बारी का वेट करिए। मैं विकास सिंह के पास जाऊंगा। विकास, सबसे पहले मैं ये भी समझना चाहूँगा कि ये जो चाहे वो जहरीले बोल हिंदुओं को, बहुसंख्यक लोगों को जहरीला बताने की बात हो, या फिर ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो ये सियासत है और ख़ासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के जो संघर्ष है, किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में ये संदेश है, क्या कुछ इसको आप ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं नेताओं के बीच में बाइट लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, या वैसे भी आप लोगों की बातचीत होती है, जाते हैं, कैसे देख पा रहे हैं इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश के राजनीति के रण में जो सामाजिक समीकरण होता है निखिल, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जिस मटेरा सीट पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वहां पर 40% मुस्लिम मतदाता है। और ऐसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिम से लेकर अवध तक 30% से ज़्यादा मतदाता मुस्लिम मतदाताओं वाली सीट पर अगर ओवैसी अपना कैंडिडेट उतारेंगे तो ये सबसे बड़ा झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी अपना पूरा अधिकार मानती है, और अगर चुनाव में जा रहे हैं और ऐसी जगहों पर अगर मात्र 1 से 2% भी वोट कट गया तो विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इससे। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने वाराणसी में पूर्वांचल में एक पंचकोसी यात्रा निकाली थी, और लगातार वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण से हटकर एक सनातन का भी चोला पहनने को दिखाते हैं, और दूसरी तरफ एक दबाव भी रखते हैं कि एक सम्मानजनक सीट उनको चाहिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। वो थोड़े में समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ जो ओवैसी ने कहा कि दरी बिछाने वाली बात, वो दरी बिछाने वाली बात विपक्ष
मंच से कहा कि 1-2 सीटों पे हम संतुष्ट नहीं होंगे। अगर इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं तो बंगाल देख लें, वहां पर क्या हाल हुआ था आपका। यहां पे अगर हम थोड़ा भी लड़ गए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। वो भी बार्गेन कर रहे हैं, वो भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि अगर 2 से 3% भी अगर वोट ले लिया तो पूरा समीकरण ध्वस्त। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की अपनी लड़ाई है। हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार जाति और सामाजिक समीकरण साधने के लिए अखिलेश यादव हमेशा पीडीए की बात करते हैं और आज ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाई है। आगे चलकर जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाने के लिए भी उनके बड़े कार्यक्रम है। वो भी चाहते हैं कि निश्चित एक वोट बैंक से चुनाव नहीं जीता जा सकता है, पूरे समाज का वोट चाहिए आपको, हर जाति वर्ग का वोट चाहिए। सभी लोग ऐसे में राजनीति बहुत बदलती हुई उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है। जी बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए जब तक चुनाव आएंगे तब तक कितनी बदलती है। और सबसे बड़ी बात यह है विकास कि सभी लोग सबका वोट चाहते हैं, सब चाहते हैं जनता हमको वोट दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस राजनीति के प्रहसन में जो सबसे समझदार है, मैं समझता हूं कि वो जनता है। उसको रिझाने की, बताने की कोशिश की जा रही है। जनता क्या देखती है, कैसे समझती है, ये वक्त की बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका भी शुक्रिया, निखिल जी आपका, और अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।